बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। एफएससी पार्ट 1 का जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट, और आज हमने जो टॉपिक पढ़ने हैं वो स्टिशियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड यील्ड, और इसके साथ हमारा जो पहला चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाना आज। तो ये जो तीनों टॉपिक आज हमने पढ़ने हैं ये शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है। तो वीडियो को आपने शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, और जो अभी मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलें देर किए बगैर टॉपिक की तरफ आते हैं। पहला है स्टिशियोमेट्री। अब स्टिशियोमेट्री क्या है कि ये ब्रांच है केमिस्ट्री की, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट एज गिवन बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्टिशियोमेट्री। ये एक केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसने क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में हमें बताना है जैसा कि हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशंस में हो। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है कि जिसमें दोनों तरफ यानी कि एरो के दोनों तरफ एटमों की तादाद हमने खुद से जो है वो सेम करनी है। तो इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, स्टिशियो केमिस्ट्री और स्टिशियोमेट्री। तो स्टिशियोमेट्री जो है ये ब्रांच ऐसी है केमिस्ट्री की जिसने सिर्फ और सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ही रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों की जो क्वांटिटीज को जो है वो स्टडी करना होता है। अब जैसा कि अब आपके पास एक एग्जांपल है, यहाँ पर एग्जांपल हमारे पास कौन सी है, वो है H2O। अब H2O में अगर आप गौर से देखें तो बेसिकली ये बनता होता है H2 और O2 से, तो बनता है H2O। इस 2 को अवॉइड करें तो बाकी क्या बचता है, H2O। तो H2O में अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे हमने शुरू में कितना लिया है, इस 2 को भी अवॉइड करें तो H2 और O2, यानी कि H2 और O2 मिलकर बना रहे हैं H2O। तो अब आप यहाँ पे अगर आप गौर करते हैं तो देखें यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 1, और यहाँ पर कितने हैं, 2। तो ये तो बैलेंस ना हो इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने ऑक्सीजन को जो है वो 2 करने के लिए यहाँ पर 2 लगाया, तो ये 2 ऑक्सीजन तो कंप्लीट हो गए, बट हाइड्रोजन यहाँ पे अब 4 हो गए हैं। तो इनको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर भी 2 लगा दिया। तो अब यहाँ पर जो है वो स्टिशियोमेट्री अप्लाई हो सकती है क्योंकि इक्वेशन अब बैलेंस है, और स्टिशियोमेट्री में यही चीज़ जो है वो स्टडी की जाती है जो कि रिलेशनशिप होता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का। जब इक्वेशन क्या हो, इक्वेशन आपकी बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए। अच्छा, तो द अमाउंट ऑफ एनी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एज गिवन बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट। तो ये जो क्वांटिटी यहाँ पे जो हमें अमाउंट मिलेगी रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट की, जो कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू हम कर रहे हैं, तो इसको आपने जो आपके पास अमाउंट आएगी इसको आपने क्या कहना, उस अमाउंट को आपने कहना है कि इट इज अ स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट। अब जब भी आप स्टिशियोमेट्री स्टडी कर रहे हो ना तो आपने 2 चीजें हमेशा अज्यूम करनी है। अज्यूम क्या होता है, विदाउट एक्सपेरिमेंट कोई आप चीज वैसे ही अज्यूम फर्ज करना है, क्योंकि ये जो है वो स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन जो है वो इन अजम्पशन पे बेस है। अगर आप इन अजम्पशंस को अवॉइड करते हैं तो फिर आपको स्टिशियोमेट्री जो है यहाँ पे डिस्टर्बेंस होगी कैलकुलेशंस करने में। सो स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशंस के लिए आपने 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, के जितना आपके पास रिएक्टेंट है वो सारे का सारा किस में चेंज हो चुका है, प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है। नंबर 1। नंबर 2, नो साइड रिएक्शन अकर्स, के कोई भी साइड रिएक्शन जैसा कि रिवर्सिबल रिएक्शन है ऐसा कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो फिर जाकर जो है वो आपकी स्टिशियोमेट्री जो है वो वैलिड करेगी। तो नेक्स्ट, अब जब आपने स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करनी होती हैं तो आपको 2 लॉ फॉलो करने पड़ते हैं। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो आप मास को जो है वो बना सकते हैं, नॉर डिस्ट्रॉय, ना ही उसको तबाह कर सकते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो आपको मास जो है वो आप पैदा कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसको हमने क्या कहना है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। इसी तरह लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है कि अ प्योर केमिकल ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइन इन द सेम रेशियो बाय वेट, कि कोई भी प्योर केमिकल है उसमें हमेशा सेम एलिमेंट की रेशियो होगी
जो कि सेम रेशो के साथ आपस में मिले हुए होंगे, मतलब एक खास रेशो होगी, और वो रेशो क्या होगी, बाय वेट, वजन के हिसाब से। अब इस एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। अगर आप वाटर लेते हैं तो इसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होती है या तो 2:16 या 1:18 बाय वेट के हिसाब से होगी, यानी कि H2, यानी कि हाइड्रोजन 1 ग्राम और ऑक्सीजन 8 ग्राम। जहां पर भी आप वाटर लेंगे तो उसमें मिनिमम इतनी रेशो मिलेगी। तो इस रेशो को के जरिए से जो आपको प्योर कंपाउंड के बारे में पता चलेगा वो ये पता चलेगा कि ये रेशो पूरी दुनिया में एक जैसी, मतलब आप वाटर पूरी दुनिया के किसी कोने से जहां से मर्जी ले लें वो उसकी रेशो यही रहेगी। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब स्टिशियोमेट्रिक रिलेशनशिप है कुछ, एक है मास मास रिलेशनशिप, एक है मास मोल रिलेशनशिप, एक है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। सबसे पहले मास मास रिलेशनशिप क्या है कि इफ मास ऑफ वन सब्सटेंस इज गिवन देन वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ अदर सब्सटेंस। अगर हमारे पास किसी एक सब्सटेंस का मास दिया गया है तो उस एक सब्सटेंस के मास को यूज करके हम किसी दूसरे सब्सटेंस का मास मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से सेकंड रिलेशनशिप क्या है, मास मोल रिलेशनशिप। अगर हमारे पास एक मास दिया गया हो किसी एक सब्सटेंस का, इफ मास ऑफ वन सब्सटेंस इज गिवन, यानी कि एक सब्सटेंस का आपको मास दिया गया है, देन वी कैन कैलकुलेट द मोल ऑफ अदर सब्सटेंस। तो हम कैलकुलेशन के जरिए दूसरे सब्सटेंस के मोल्स भी मालूम कर सकते हैं। इसी तरह मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, इफ वी आर गिवन द मास ऑफ वन सब्सटेंस वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अदर सब्सटेंस। अब आगे आ जाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, लिमिट का मतलब होता है एक हद। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट से मुराद एक ऐसा रिएक्टेंट है जो एक खास हद तक रहता है। कब, अब उसके जरिए से हमें क्या चीज पता चलती है, तो अ रिएक्टेंट दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन बाय कंज्यूमिंग अर्लियर इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। कि जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो डेफिनेटली उसमें से एक चीज पहले कंज्यूम हो जाती है। यानी कि फर्ज करो कि आप एग्जांपल देखें कि बर्निंग ऑफ कोल अकर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, इन दिस रिएक्शन कोल इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। कि जब आप कोयला जलाते हैं तो आप देखते हैं कि हवा वाफर मिकदार में ये एक्सेस में है, ज्यादा है, और जो कोयला है वो जलकर खत्म हो जाता है। तो अब इन दोनों चीजों में हवा पहले कंज्यूम नहीं हो रही, बल्कि जो आपका कोल है ये पहले कंज्यूम हो रहा है। अब कोयला कब तक जलेगा, जब तक उसकी क्वांटिटी मौजूद है। जब सारी क्वांटिटी उसकी बर्न हो जाएगी तो रिएक्शन रुक जाएगा, और यूं एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रुक गया है, और जितनी प्रोडक्ट की मिकदार है वो कंट्रोल्ड है। अब वो कंट्रोल कैसे हुई, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो चुका है। जैसा कि डेफिनेशन है कि आ रिएक्टेंट दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट formed in a chemical reaction by consuming earlier is called limiting reactant। इसी तरह रस्टिंग ऑफ आयरन है, लोहे को जंग लगना। अब सबसे पहले देखें कि लोहे को कब तक जंग लगेगा, जब तक आपके पास लोहे की कोई खास क्वांटिटी मौजूद है। जब वो सारी की सारी कंज्यूम होगी तो उसके बाद तो मतलब मजीद वहां पे फर्ज करो कि लोहा है ही नहीं तो जंग किसको लगेगा। तो इसलिए सबसे पहले क्या चीज, आयरन खत्म हो रही है, तो आयरन जो है ये आपके पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, आपने एक लिमिटिंग रिएक्टेंट को किस तरह आइडेंटिफाई करना है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द गिवन मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट। सबसे पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं दोनों रिएक्टेंट्स के। फर्ज करो आपके पास दो रिएक्टेंट है ना, यानी कि ये कोयला और एयर ही लगा लो, तो आपने कोयले और एयर इन दोनों में से जो है वो इनके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेने हैं। यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम ईच रिएक्टेंट, और फिर हर रिएक्टेंट के जरिए कितनी जो है वो प्रोडक्ट की वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है ये फाइंड करनी। मतलब इस चीज को समझने के लिए ना मैं आपको एक और सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। फर्ज करो हमारे पास दो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट ए है, एक रिएक्टेंट बी है। इन दोनों ने मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया जो कि सी है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कैलकुलेट करने हैं, इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कैलकुलेट करने हैं। फिर आपने ये चेक करना है भाई ए कितना कंज्यूम हुआ है और सी बना है, इसी तरह से बी कितना कंज्यूम हुआ है और सी बना है। सी क्या आपका प्रोडक्ट है। तो लास्ट स्टेप है आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच गिव लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, इट इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। फिर आपने क्या करना है
कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट उसको आइडेंटिफाई करने का ये तरीका है कि फ़र्ज़ करो कि जो ए है वो 5 ग्राम कंज्यूम हुआ है और सी बनाया उसने और 5 के बाद वो ख़त्म हो गया, और बी है ये 4 ग्राम कंज्यूम हुआ है और सी बनाया और 4 के बाद ये ख़त्म हो रहा है, यानी कि ए के कितने लग रहे हैं 5 ग्राम और बी के कितने लग रहे हैं 4 ग्राम। तो अब आपने उस रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है जिसकी लीस्ट अमाउंट हो रही है, वो कौन सा है, वो फ़र्ज़ करो बी है, क्योंकि वो 4 कंज्यूम होकर रिएक्शन ख़त्म कर रहा है, तो इसका मतलब वो एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब आ जाती है बारी यील्ड की। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड यील्ड। किसी भी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो यील्ड, जो आपको अमाउंट मिलती है उसको आपने यील्ड कहना है। यील्ड का मानी होता है पैदावार, ठीक है। अब यील्ड दो तरह की हो सकती है, एक होगी थ्योरेटिकल यील्ड, एक होगी एक्चुअल यील्ड। अब थ्योरेटिकल यील्ड क्या है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। कि आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन ली जो स्टीशियोमेट्री के जरिए हम कर भी रहे थे। अच्छा, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेनी है, उससे आपने पेपर वर्क करके और अंदाज़ा लगाना है भी हाँ भी अगर ये इतने रिएक्टेंट्स ये हैं, इतने रिएक्टेंट्स ये हैं, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास इतना प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये एक थ्योरेटिकल यील्ड होगी। अच्छा, अब एक्चुअल यील्ड क्या है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली ऑब्टेन इन अ केमिकल रिएक्शन। कि जब आप एक केमिकल रिएक्शन करते हैं और उस वक्त आपको जो ओरिजिनल अमाउंट मिलती है उसको आपने कहना है एक्चुअल यील्ड। यानी थ्योरेटिकल यील्ड बस आपने पेपर वर्क करके निकालनी है और एक्चुअल यील्ड आपने एक्सपेरिमेंट करके निकालना है। तो अब आ जाता है आगे परसेंटेज यील्ड। जो केमिस्ट्री में हम जो केमिस्ट होते हैं ना, ये हमें जो चाहिए होता है वो होता है एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शंस के लिए हमें चाहिए होता है कि हमने चेक करना है कि हमारे पास एक्चुअल यील्ड कितनी है, उसको डिवाइड करना है थ्योरेटिकल यील्ड को, और परसेंटेज हमने यील्ड निकालनी है। तो इस परसेंटेज यील्ड को जो है जितनी परसेंटेज ज्यादा होगी उतनी उस रिएक्शन की एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट करने का फार्मूला है एक्चुअल यील्ड ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय 100। तो वाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। कि एक्चुअल यील्ड जो होती है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है? इट इज ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। इसके मदरजा झैल वजह, सबसे पहली वजह क्या है, इनएक्सपीरियंस वर्कर वेस्ट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। कि अब आप जब स्टडी कर रहे हैं, जो रिएक्शन करने वाला है उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो किस तरह से केमिकल को हैंडल करे, तो हो सकता है वो बहुत सारी जो प्रोडक्ट की हमारी अमाउंट है वो वेस्ट कर बैठे। सेकंड, द रिवर्सिबल रिएक्शन आर नेवर कंप्लीटेड। कि अगर रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया ना तो उस रिएक्शन ने कभी कंप्लीट होना ही नहीं है, तो उसने फिर क्या करना है, हमारी यील्ड को डिस्टर्ब करना है। आगे थर्ड, ये 1 3 4 नंबरिंग जो है 1 2 3। अब थर्ड क्या है, द प्रोडक्ट मे बी लॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन, सेपरेशन बाय सब्लिमेशन, वॉशिंग, क्रिस्टलाइजेशन। कि जब आपने एक प्रोडक्ट बना लिया ना, अब आपने उसको प्योरीफाई करना है। क्या करना है, आपने उसको प्योरीफाई करना है। और प्योरीफिकेशन के लिए हम फिल्ट्रेशन, सेपरेशन बाय सब्लिमेशन का प्रोसेस अपनाते हैं, या क्रिस्टल्स को या जो भी प्रोडक्ट है हमें बाज़ दफ़ा उसको वॉश करना पड़ता है। तो उस वॉशिंग के थ्रू भी जो है वो कुछ अमाउंट प्रोडक्ट की जो है वो वेस्ट हो सकती है, तो और हमारी जो यील्ड है वो कम हो सकती है। जज़ाकल्लाह।